नारायण 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 नारायण। नेवर हैव आई एवर भारतीय मूल की अमेरिकी हाई स्कूल स्टूडेंट के जीवन पर उसकी युवावस्थाओं की समस्याओं पर आधारित नेटफ्लिक्स की इस वेब सीरीज का आज हम रिव्यू करने वाले हैं। इसके अभी तक कुल मिलाकर 2 सीजन्स रिलीज हो चुके हैं। पहला सीजन पिछले वर्ष 1 जुलाई को रिलीज हुआ था 2020 में, और दूसरा सीजन उसके ठीक 1 वर्ष के बाद में अभी 4 दिन पहले 15 जुलाई को रिलीज हुआ है। पिछले वर्ष ही मैं इसे देखना चाह रहा था रिलीज होने के बाद में, क्योंकि एक भारतीय मूल की अमेरिकी विद्यार्थी स्टूडेंट के जीवन पर यह आधारित है। हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हुए उसे दिखाया है, तो मैं देखना चाह रहा था पिछले वर्ष ही, पर समय नहीं मिल पाया। तो अभी सेकंड सीजन रिलीज होने के बाद में मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं पूरी वेब सीरीज़ को। इसमें कुल मिलाकर दोनों ही सीजन्स में 10-10 एपिसोड्स है, करीब 25 से 30 मिनट के। यानी अगर आप दोनों ही सीजन्स को एक साथ भी कंप्लीट करना चाहते हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, छोटे छोटे एपिसोड्स हैं। इसके क्रिएटर है मिंडी कलिंग, जो खुद भारतीय मूल की अमेरिकी डायरेक्टर, स्टैंड अप कॉमेडियन वगैरह है। तो उनके ही बचपन के अनुभवों पर आधारित उन्होंने ये वेब सीरीज़ बनाई है, ऐसा मैंने इस सीरीज़ के बारे में पढ़ा। तो देखिए, इसके दोनों ही सीजन्स को लेकर मेरे एग्जैक्टली अपोजिट, एकदम परस्पर विरोधी अनुभव है, एक्सपीरियंस है मेरा दोनों ही सीजन्स को लेकर। तो वीडियो आप पूरा ज़रूर देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे सीजन 1 के बारे में और उसके बाद में सीजन 2 के बारे में। तो सीजन 1 से हम शुरुआत करते हैं। सीजन 1 का एक लाइन में मुझे रिव्यू करना हो तो मैं कहूँगा कि अंत भला तो सब भला। बस हाँ, सीजन 1 कंप्लीट करने के बाद मेरे अंदर बस यही भावना थी, यही फीलिंग थी, अंत भला तो सब भला। देखिए, 2 दिन पहले मैंने इस सीरीज़ को देखना शुरू किया था और मैं सच कहता हूँ काफ़ी नकारात्मक विचार थे इस सीरीज़ को लेकर मेरे, क्योंकि आजकल टीनेज ड्रामास के नाम पर क्या दिखाया जाता है आप सभी जानते हैं, मैंने कई बार आपको बताया हुआ है। इसलिए काफ़ी लो एक्सपेक्टेशंस के साथ, नकारात्मक विचारों के साथ मैंने इसे देखना शुरू किया था। और जैसा मैंने सोचा था, शुरुआत भी वैसी ही होती है। जो देवी विश्व कुमार का कैरेक्टर है, इसका लीड कैरेक्टर इस सीरीज़ का, जिस प्रकार के विचार या जो कुछ भी उसे सीरीज़ की शुरुआत में करते हुए दिखाया है, ऑब्वियसली मैं उसके साथ बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो पाया, वो मुझे बिल्कुल भी, मैं उसके साथ जुड़ नहीं पाया। पर धीरे धीरे जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ती जाती है, और जब आखिरी जो 2 एपिसोड्स थे, खास तौर पर आखिरी एपिसोड, वहाँ जाकर एक फील गुड अनुभव मिला मुझे, एक फील गुड एक्सपीरियंस मिला इस सीरीज़ के एंडिंग में। और इसलिए मैंने कहा कि अंत भला तो सब भला। और देखिए, युवावस्था में गलतियां तो सभी करते हैं, कौन गलतियां नहीं करता है। तो देवी विश्व कुमार को भी गलतियां करते हुए दिखाया है, और पर सीरीज़ के एंडिंग में उसे फैमिली का महत्व तो बताया गया है। ये बात मुझे पसंद आई। ओवरऑल आखिर में सीरीज़ क्या कहने का प्रयास करती है, यही बात मायने रखती है। मुझे सीरीज़ में देवी की माँ, उसके पिता, पैक्सटन की बहन रेबेका, बेन, और ख़ास तौर पर इस सीरीज़ के जो नरेटर हैं जॉन मैकेनरो, जिनका एक कैमियो भी दिखाया है सीज़न 1 के एंडिंग में, जो मुझे बहुत पसंद आया। तो ये सारे कैरेक्टर्स मुझे इस सीरीज़ में पसंद आए। जो पैक्सटन की जो बहन है रेबेका, उसके बारे में मैं अलग से बात करना चाहूँगा। बहुत ही प्यारा वो कैरेक्टर था, दिव्यांग उसे दिखाया है, पर जिस प्रकार से वो जो भी मन में होता है वो मुंह पर बोल देती है, संकोच नहीं करती है। भले ही सामने वाले को बुरा लग जाए, पर वो जो भी है मन में वो बोल देती है, और ये बात मुझे उस कैरेक्टर की बहुत पसंद आई। और ऐसी बातें रेबेका के कैरेक्टर के माध्यम से ही कहलवाई जा सकती है। दूसरा कोई वही बातें अगर कहता तो उसको लोग कहते कि यार तुम्हें क्या अधिकार है दूसरे को जज करने का, वगैरह वगैरह। पर रेबेका जब वो बात कहती तो उस पर कोई आक्षेप नहीं ले सकता है। जैसे कि वो अपने भाई को मुंह पर कह देती कि तुम जिन लड़कियों के साथ घूमते हो, जो लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती है, वो कमीनी है, वगैरह वगैरह। वो खुलकर ये सब बातें कह देती है। जो बातें मुझे पसंद आई, जो भी उसका ओपिनियन था रेबेका का, वो सच में बहुत प्यारा कैरेक्टर था वो। इसके अलावा बेन और देवी, इन दोनों के बीच का जो खट्टा मीठा जो रिलेशनशिप है, वो भी बहुत प्यारा लगा मुझे। और देवी की माँ की डांट को भी सीरीज़ में पॉजिटिव वे में दिखाया गया है। ऐसा नहीं कि बहुत ही नेगेटिव, वो अपनी बेटी के सपनों को कुचल रही है, बिल्कुल मॉन्स्टर, दरिंदे की तरह नहीं। हाँ, उसे बहुत कठोर दिखाया है। अपनी बेटी को वो बात बात पर डांटती रहती है, उसे सो कॉल्ड फ्रीडम वो नहीं देती है, पर फिर भी उस माँ की भावनाओं का भी सीरीज़ में सम्मान किया गया है, पॉजिटिव वे में उन बातों को दिखाया है। ये बात मुझे सीरीज़ की पसंद आई। इसके अलावा इस परिवार को, विश्व कुमार परिवार को, अपनी भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति की परंपराओं का भी सम्मान के साथ पालन करते हुए दिखाया है, और उन बातों का सीरीज़ में अपमान नहीं किया है। एक सीन में जब गणेश पूजा के दिन पूरा परिवार गणेशोत्सव के लिए जाता है, तो वहाँ पर एक पुजारी को दिखाया गया है। और मैं सच कहता हूँ, जब उस पुजारी के कैरेक्टर पर अलग से फोकस किया गया है ना, तो सबसे पहले मेरे मन में क्या आया पता है?
ज़रूर इस पुजारी को रेपिस्ट दिखाएंगे, बलात्कारी दिखाएंगे, लालची दिखाएंगे, या किसी न किसी को ज़रूर ये ठगेगा, ढोंगी होगा। ऐसा ही, यही विचार मेरे मन में सबसे पहले आया, क्योंकि भाई वो भारतीय फिल्मों को देख देख कर ना ये माइंडसेट बन चुका है कि जब भी किसी पुजारी वगैरह के कैरेक्टर पर ऐसे अलग से फोकस किया जाता है ना, तो ज़रूर उसे बहुत ही ढोंगी, लालची, पैसे का लालची, बलात्कारी, इस प्रकार से ही ऐसे कैरेक्टर्स को ही भारतीय फिल्मों में ऐसे ही दिखाया जाता है। पर इस सीरीज़ में ऐसा नहीं था। यहाँ पर उस पुजारी के कैरेक्टर को सम्मान के साथ दिखाया गया है। देवी की माँ उसे लिफ्ट देती है, बाद में उतरने के बाद वो पुजारी जी का जो कैरेक्टर है वो उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं, अच्छी बातें उनके साथ में करते हैं। कुल मिलाकर एक अच्छे तरीके से भारतीय परंपराओं को इसमें दिखाया गया है। कुल मिलाकर सीज़न 1 मुझे पसंद आया, पर इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको ये सीरीज़ बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा या आपको देखनी ही चाहिए ऐसा कहूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, अंत भला तो सब भला, जैसे कि मैंने पहले कहा, एंडिंग में एक फील गुड ऐसा अनुभव देता है सीज़न 1, पर देखना ही चाहिए ऐसा कुछ सीरीज़ में नहीं था। और इस सीरीज़ की कई सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जैसा कि अमेरिकी युवाओं का जो जीवन, जिस प्रकार से उनकी जीवन पद्धति दिखाई है, वो कई सारी बातें हमें इरिटेट करती है। अब मैं जो कहना चाहता हूँ वो थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये कहानी है भारतीय मूल की अमेरिकी हाई स्कूल स्टूडेंट देवी विश्व कुमार की, जिसके पिता की अभी कुछ ही दिन पहले मृत्यु हुई है, जिस कारण से उसे एक बहुत ही गहरा मानसिक आघात लगा है। इस कारण से उसे एक लकवा भी मार गया था एक पैर में, वो चल नहीं पा रही थी, व्हील चेयर पर थी काफ़ी दिनों तक। तो अभी तो वो चलने लग गई है 2-3 महीने व्हील चेयर पर रहने के बाद में, पर इस कारण से उसे हाई स्कूल में काफ़ी उसको ताने मारे जाते थे, तंज कसा जाता था, कटाक्ष किया जाता था उस पर। तो ये सब उसके जो सहपाठी है, स्टूडेंट्स है उसके हाई स्कूल के, वो सब इस प्रकार से उस पर तंज ना कसे, इसलिए वो सबके सामने नॉर्मल दिखना चाहती है ताकि सब उसको नॉर्मल समझे। अब खुद को नॉर्मल दिखाने के लिए वो क्या करती है, वो अपनी वर्जिनिटी तोड़ना चाहती है ताकि सब उसे नॉर्मल समझे कि भाई मैंने अपनी वर्जिनिटी तोड़ दी है, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट मैंने पा लिया है। इस प्रकार से वो सबको दिखाना चाहती है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। आप 80 के दशक से लेकर के आज तक की हॉलीवुड की जो टीन ड्रामाज है उनको अगर आप देखेंगे तो यही बात लगभग हर टीन ड्रामा में आपको देखने को मिलेगी कि उनमें जो युवा होते हैं इन ऐसी फिल्मों में, उनको वर्जिनिटी तोड़ने का प्रयास करते हुए दिखाया जाता है। वर्जिनिटी तोड़ने को किसी बहुत बड़े अचीवमेंट की तरह दिखाया जाता है। जिसने वर्जिनिटी तोड़ ली है उसे रिस्पेक्ट मिलती है, ऐसा दिखाया जाता है। और जो अभी भी वर्जिन है उसे भोंदू की तरह दिखाया जाता है, ऐसे गोल चश्मे पहने हुए, सीधे साधे कपड़े पहने हुए, भोंदू टाइप, जैसे कुछ अक्ल वक्ल है नहीं, या बहुत ही पढ़ाकू नर्ड, इस शब्द को भी गाली बनाकर रख दिया है वेस्टर्न कल्चर में। मतलब जो अच्छी बातें हैं, नर्ड, पढ़ाकू वगैरह, ये तो बहुत उसे किसी गाली की तरह माना जाता है। और वर्जिन होने को भी एक बहुत गंदी गाली की तरह माना जाता है। अगर आप वर्जिनिटी तोड़ते हैं तभी आपका सम्मान किया जाएगा। ये आप लगभग हर टीन ड्रामा में देखेंगे। जैसे कि देखिए दोस्तों, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, इमारत है, उसका फाउंडेशन, उसका बेस जितना ज़्यादा स्ट्रांग रहता है उतनी ही मजबूत वो इमारत रहती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। उसी प्रकार से हमारा जो बाल्यकाल होता है, हमारी जो युवावस्था होती है, वो हमारे जीवन का फाउंडेशन, बेस होता है। और ऐसे युवावस्था में हमारे जीवन के विकास के लिए जो बातें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि मन, बुद्धि, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, संयम करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, वीर्य रक्षा करना, ये सारी बातें युवावस्था में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। पर इन्हीं सब बातों को ऐसी सो कॉल्ड टीनेज ड्रामाज में सबसे ज़्यादा घिनौने तरीके से दिखाया जाता है। जैसे ये सारी बातें बहुत रिग्रेसिव, ऑर्थोडॉक्स, गंदी बातें हो, इनका बिल्कुल भी आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। पढ़ाकू, नर्ड या वर्जिन होना, ये तो बहुत गंदी बातें हैं। जब आप वर्जिनिटी तोड़ेंगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, हाँ, तभी आपने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। जैसे इस प्रकार से इन फिल्मों में युवाओं के मन में ये बातें डालने का प्रयास किया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि भाई इच्छाओं पर नियंत्रण मत रखो, अगर इच्छाओं को दबाओगे तो भाई पता नहीं आप मानसिक रूप से अस्थिर हो जाओगे इच्छाओं को दबाने से। पता नहीं, ये इच्छाओं को दबाना तो बहुत भयानक होता है, इच्छाओं को दबाओगे तो कुछ बहुत भयानक परिणाम आपके मन पर हो सकता है। इस प्रकार से उनको डरा दिया जाता है। ये कहा जाता है कि भाई इच्छाओं को दबाओ मत, स्ट्रेस आ गया हो तो हस्तमैथुन कर लो। ये इस प्रकार की बातें बचपन से ही उन बच्चों के मन में डाल दी जाती है। जो बातें उनके जीवन की सबसे बड़ी दुश्मन है, जो बातें, जिन बातों से उनका सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है, उन्हीं बातों को ग्लोरीफाई करके उनके सामने रखा जाता है। ये सब आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, स्पष्ट रूप में देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर बचपन से ही मन, बुद्धि, इंद्रियों पर नियंत्रण हम नहीं रखें, उनको बस छूट देते जाए,
तो भाई मन तो हमें बंदरों की तरह नचाता रहेगा फिर जीवन भर। फिर थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आ जाए, समस्या आ जाए तो हम डिप्रेशन और एंग्जाइटी का रोना रोते बैठेंगे, क्योंकि भाई मन को कभी नियंत्रित करना सीखा ही नहीं ना। थोड़ा सा मन में कुछ निगेटिव विचार आ जाए तो हम उन विचारों के साथ जुड़ जाते हैं, उन विचारों को हम मैं मान लेते हैं और उन निगेटिव थॉट्स में इतना ज़्यादा बहते जाते हैं, इतना ज़्यादा बहते जाते हैं कि भाई फिर उनसे उभर पाना ही मुश्किल हो जाता है। बस विचार ही तो है ना, पर विचारों को नियंत्रित करना कभी सीखा ही नहीं। और बचपन में अगर ये सीख नहीं मिली हो ना, तो फिर भाई बाद में, युवावस्था के बाद में मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन हो जाता है। बचपन में अगर हम ये सीख जाते हैं मन बुद्धि इंद्रियों को नियंत्रित करना, तो बाद में उतनी परेशानी नहीं होती। बचपन में ही अगर जो इस प्रकार से संयमी जीवन जीते हैं तो उनके जीवन में बाद में भले ही कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आ जाए, कितनी ही विघ्न बाधाएं क्यों ना आ जाए, पर वे वहाँ पर रुकते नहीं हैं। उन विघ्न बाधाओं के सर पर पाँव रखकर आगे जाने की एक शक्ति उनके अंदर विकसित होती है। पर अगर बस मन के गुलाम बनकर मन के इशारे पर बंदरों की तरह नाचते रह जाए, तब तो भाई थोड़ी थोड़ी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो भी डिप्रेशन और एंग्जाइटी का रोना रोते बैठ जाएंगे। और युवा पीढ़ी इस प्रकार से बर्बादी की तरफ जाती रहे, युवा पीढ़ी इस प्रकार से पतन की खाई में गिरती रहे, इसका पूरा ध्यान अपने आप को बहुत मॉडर्न, लिबरल, प्रोग्रेसिव, सो कॉल्ड फेमिनिस्ट मानने वाले जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, वो इन बातों का पूरा ध्यान रखते हैं कि भाई युवा पीढ़ी पतन की खाई में गिरती रहे, वो बर्बादी की तरफ जाती रहे, वो कभी भी अपने सामने उच्च आदर्श रखकर महान कार्य ना कर पाए। इन बातों को वो पूरा ध्यान रखते हैं। युवा पीढ़ी का पूरा फोकस बस सेक्स सेक्स सेक्स, भोग, विषय, वासना, ड्रिंक, स्मोक, बस इन्हीं बातों पर उनका पूरा फोकस हो, इसका वो पूरा ध्यान रखते हैं। अब ये बातें वो जानबूझ कर करते हैं या अनजाने में उनसे हो जाता है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, पर ये अपने आप को बहुत लिबरल और मॉडर्न मानने वाले जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, वो इसी प्रकार की फिल्में बनाते हैं, इसी प्रकार का साहित्य लिखते हैं, इसी प्रकार के गाने बनाते हैं, इसी प्रकार के आर्टिकल्स लिखते हैं, इसी प्रकार की बातें करते हैं कि युवा पीढ़ी पतन की खाई में गिरती जाए। और हमारे भारत में भी अभी आजकल हम ऐसी फिल्में देख रहे हैं, मतलब जिस प्रकार की सो कॉल्ड ये सेक्सुअल लिबरेशन वगैरह की पर आधारित जो टीनेज ड्रामा वगैरह है, वो 80-90 के दशक में हॉलीवुड में ज़्यादातर बनना शुरू हुआ था। और अभी भारत में अभी पिछले 3-4 वर्षों में इस प्रकार का कंटेंट बनना शुरू हुआ है। तो आज पश्चिमी देशों की युवा पीढ़ी के जो हालात आज हम देख रहे हैं, ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि हो सकता है कि आने वाले 20-30 वर्षों में हमारे भारत की युवा पीढ़ी के भी उसी प्रकार के हालात हो सकता है कि 20-30 वर्षों के बाद में हम अपनी ही आंखों से अपने ही देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद होते हुए देखें। और यहाँ पर सीजन 1 में भी जो देवी का कैरेक्टर है, वो अपने स्कूल में रिस्पेक्ट पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए अपने वर्जिनिटी तोड़ने का ही प्रयास करती रहती है। भले ही सीजन 1 के एंडिंग में थोड़ा सा फैमिली का महत्व दिखाया गया है, पर ये जो मानसिकता है ना कि भाई वर्जिनिटी तोड़ना मतलब बहुत सम्मान की बात है या कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इसको कम से कम गलत तो नहीं बताया गया। और ऊपर से सीजन 2 को अगर हम देखें तो भाई उसमें तो उल्टा देवी को और ज़्यादा इन बातों में बहते हुए दिखाया है। पहले तो एक बॉयफ्रेंड, अभी तो 2 बॉयफ्रेंड और पता नहीं क्या क्या। सीजन 2 के बारे में हम बात करेंगे ही, उसके पहले सीजन 1 को मैं दूंगा 7/10 स्टार्स, क्योंकि अंत भला तो सब भला, उसी कारण से मैं 7 स्टार दे रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं सीजन 2 के बारे में। अब सीजन 2 का एक लाइन में मैं रिव्यू करूँ तो मैं यही कहूँगा कि सीजन 2 बनना ही नहीं चाहिए था, सीजन 2 होना ही नहीं चाहिए था। ये सीरीज सीजन 1 के एंडिंग में ही खत्म हो जानी चाहिए थी, समाप्त हो जानी चाहिए थी, जहाँ पर देवी अपने पिता की अस्थियों को बहाने के बाद कार में आती है बेन के पास, और बेन उसके लिए वहाँ पर रुका रहा, उसके बारे में इतनी केयर की, उसे अपने घर में जगह दी, तो इसलिए उसके मन में बेन के प्रति प्रेम जगता है। वहाँ पर वो किस करते हैं एक दूसरे को। वहाँ पर भी अगर ये सीरीज़ खत्म हो जाती ना तो बहुत बढ़िया रहता, पर बाद में क्या होता है, सीजन 1 के एंडिंग में ज़बरदस्ती ट्विस्ट डाला गया है कि वो घर पर आती है, वहाँ पर पैक्सटन सुबह से वहाँ गाड़ी में बैठा हुआ था, उसकी राह देख रहा था और वो उसको डेट के लिए बुलाता है और देवी फिर से पिघल जाती है। वो दोनों को पसंद करती है कि भाई किसे हाँ करो किसे ना करो, तो दोनों को हाँ कर देती है। मतलब भाई इस प्रकार का कन्फ्यूजन तो आपको 1000 लड़कों के साथ भी हो सकता है, 1000 लड़के भी आपको अच्छे लग सकते हैं, तो क्या 1000 लड़कों के साथ आप रिलेशनशिप में रहोगे? कहीं ना कहीं तो मन पर एक लगाम डालना आवश्यक होता है ना। हालांकि सीजन 2 में आगे देवी को ये समझाया गया है कि दो रिलेशनशिप में रहना सही नहीं है, ये गलत है, पर ओवरऑल मुझे सीजन 2 बिल्कुल ही अननेसेसरी लगा। इसके अलावा देवी की जो माँ है नलिनी, वो भारत आती है, फैमिली सपोर्ट उसे है या नहीं ये देखने के लिए, पर यहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि भाई भारत में उसके लिए कोई फैमिली सपोर्ट है ही नहीं। उसके जो माता पिता है नलिनी के, देवी के जो नाना नानी है, वो अपनी सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है और इस कारण से उसे कोई फैमिली सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिल सकता।
ये उसे ये कारण दिया गया है उन्होंने फैमिली सपोर्ट नहीं होने का, जो कि मुझे बहुत ही हास्यास्पद लगा, बहुत ही इलॉजिकल लगा। चलो ठीक है, आपको ये दिखाना था कि भाई उन्हें कोई फैमिली सपोर्ट भारत में बचा नहीं है, तो उसके पीछे कोई आप लॉजिकल रीज़न दिखा सकते थे कि भाई नलिनी की जो माता पिता है वो बुज़ुर्ग हो गए हैं, ज़्यादा वृद्ध हो गए हैं, या शायद वृद्ध हो गए हैं दिखाते तो फिर उसका वापस अमेरिका जाना वो तो और ज़्यादा गलत हो जाता। तो पता नहीं, शायद वो लॉजिकल रीज़न नहीं दिखा पाए हैं। ज़बरदस्ती का उसके माता पिता को बहुत मॉडर्न और सोशल लाइफ में वो बिजी हो गए हैं, बन ठन कर वो बाहर कुछ प्रोग्राम्स वगैरह में जा रहे हैं। ये रीज़न मुझे बिल्कुल ही इलॉजिकल लगा फैमिली सपोर्ट नहीं होने। पर हाँ, नलिनी और उसकी सास के बीच का जो रिश्ता दिखाया है वो रिश्ता मुझे पसंद आया। और नलिनी जो अपनी सास को अपने साथ अमेरिका लेकर के आती है वो बात भी मुझे पसंद आई। और जब वो अपनी सास को वापस लेकर के आती है अमेरिका में, तो मुझे लगा था कि भाई इस सास के कैरेक्टर के यहाँ आने के बाद उसके माध्यम से देवी को कुछ अच्छी सीख दी जाएगी, अच्छे संस्कार उसे दिए जाएंगे इस सास के कैरेक्टर के द्वारा। पर उस सास के पात्र का भी उन्होंने सही तरीके से यूज़ नहीं किया है। इसके अलावा देवी, बेन और पैक्सटन के बीच जो लव ट्रायंगल दिखाया गया है वो भी बिल्कुल ही अनावश्यक था। फोर्सफुली, ज़बरदस्ती उसे डाला गया है ऐसे लग रहा था, कोई सेंस नहीं था उस लव ट्रायंगल में। साथ में ही उन जो भी युवा दिखाए गए हैं, स्टूडेंट्स वगैरह हाई स्कूल के, उनकी जो लाइफस्टाइल है या जो छोटी छोटी बातों को लेकर वो परेशान हो जाते हैं ना, वो देखकर सच में हम इरिटेट होते हैं कि भाई हो क्या गया है आजकल के बच्चों को। मतलब इन बातों के लिए कौन परेशान होता है? ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए परेशान होते हुए जो दिखाया गया है वो सच में बातें हजम ही नहीं होती। जैसे कि अलीसा का जो कैरेक्टर है, अनीसा का उसकी जब एंट्री होती है तो वो कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया था। बहुत ही खुशहाल ऐसा उस प्रकार का ऐसा उसका स्वभाव दिखाया गया है, मन मिलाओ, सबके साथ वो हंस खेल कर बात करती है। मुझे बहुत पसंद आया था अनीसा का कैरेक्टर। पर बाद में उसकी जो ईटिंग डिसऑर्डर को लेकर बात दिखाई गई है वो बात गले के नीचे नहीं उतरती है। पर हाँ, उसे इन बातों को देखकर एक बात तो हमें समझ में आती है कि आजकल की जो वेस्ट के जो युवा पीढ़ी है पश्चिमी देशों की, वो कितनी ज़्यादा इमोशनलेस हो गई है और कितनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। इमोशनलेस इसलिए क्योंकि भाई कौन क्या खा रहा है, कैसे खा रहा है, कितना खा रहा है, क्यों खा रहा है, क्यों नहीं खा रहा है, इन बातों से किसी को मतलब होने का प्रश्न ही नहीं उठता ना। और इसको लेकर किसी का मजाक उड़ाना, इसे तो दिमाग से पैदल होना ही कहेंगे हम। इतना ज़्यादा कोई इमोशनलेस या पागल या दिमाग से पैदल कोई कैसे हो सकता है? भाई हमारे यहाँ पर तो कई सारे युवा हैं जो कोई व्रत रखते हैं तो कई दिनों तक दूध पर रहते हैं, कई दिनों तक फलाहार करते हैं केवल। कई लोग तो हफ्ते में 2-2 दिन उपवास रखते हैं, कभी सोमवार का, कभी गुरुवार का, कोई एकादशी का उपवास। भाई कोई क्या खा रहा है, नहीं खा रहा है, क्या मतलब है किसी को? और इसको लेकर कोई मजाक उड़ाना कितनी नॉनसेंस बात लगती है। अब ये तो हो गई दिमाग से पैदल इमोशनलेस लोग जो मजाक उड़ाते हैं, चिढ़ाते वगैरह है। अब इसकी दूसरी तरफ अगर हमें कोई चिढ़ा रहा है, हमारा कोई मजाक उड़ा रहा है, हम पर कोई तंज कस रहा है, कटाक्ष कर रहा है, तो उसको लेकर परेशान होना, दुखी होना, रोते बैठना और ऊपर से ऐसे रोने को ग्लोरीफाई करना, ये तो उससे भी बड़ा अपराध है। आप और ज़्यादा उन बच्चों को कमज़ोर कर रहे हैं। जैसे कि अनीसा का उदाहरण आप ले लो, किसी ने उसके खाने के ऊपर थोड़ा सा बोल दिया तो वो रो रही है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल भाग रही है। कब तक भागेगी वो? कहाँ तक भागेगी? किन किन बातों से वो भागेगी? भाई बच्चों को प्रॉब्लम्स को फेस करना सिखाना चाहिए। ये जीवन कोई परियों की कहानी नहीं है, लाला लैंड नहीं है जिस लाला लैंड में हम रह रहे हैं। भाई लोग यहाँ पर हम पर तंज कसेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमें चिढ़ाएंगे, हम पर कटाक्ष करेंगे। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, कोई ना कोई कमी होती है। भाई लोग तो बोलेंगे ही ना, कहाँ तक किस किस से हम भागते रहेंगे। और अगर कोई हमें बोल रहा है, हमारे मन में अगर दुख हो रहा है अगर हमें, तो ये हमारी कमी है कि किसी के बोलने का असर हम पर हो रहा है। हमें अच्छे संस्कार नहीं मिले, अच्छी समझ नहीं मिली है, इस कारण से हम हमारे मन के विचारों के साथ जुड़ रहे हैं। भाई मन में तो दिन भर में हजारों प्रकार की वृत्तियां उठेंगी। किस किस वृत्ति के पीछे, किस किस विचार के पीछे आप भागते रहेंगे? ऐसे तो अगर मन के विचारों के पीछे भागने लग जाए तो हम तो पागल हो जाएंगे। भाई इसी कारण से अगर हम पहले हमारे गुरुकुलों में बच्चों को बचपन से ही श्रीमद् भगवद गीता, वेदों को सिखाया जाता था। जिन वेदों में, जिस श्रीमद् भगवद गीता में हमें यही बताया गया है कि भाई हमें अपने मन के विचारों का दृष्टा बनना चाहिए। ये विचार, ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये हम नहीं है। और बच्चों को बचपन से ही दृष्टा बनना सिखाया जाता था कि अगर किसी ने हमारी प्रशंसा की तो देखो मेरे मन में एक खुशी की, एक स्वाभिमान की या गर्व की या अहंकार की वृत्ति उठ रही है। तो उस स्वाभिमान की, उस अहंकार की वृत्ति को भी देखा जाता था। कोई मेरी प्रशंसा कर रहा है तो मैं फूल तो नहीं रहा, मैं कोई आसमान में तो नहीं उड़ रहा, मुझ में अहंकार तो नहीं आ रहा, ये देखना सिखाया जाता था। अगर कोई हम पर कटाक्ष करता है, चिढ़ाता है, हमें कुछ बोलता है,
तो उससे अगर हमारे मन में दुख की वृत्ति उठ रही है तो उस दुख की वृत्ति को भी देखना सिखाया जाता था। इतना सूक्ष्म मनोविज्ञान हमारी संस्कृति में है। अगर मन के विचारों के साथ आप जुड़ गए तो भाई मन तो कहीं पर भी बहा कर लेकर के जाएगा। इसी कारण से बचपन से ही बच्चों को अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को नियंत्रित करना सिखाना चाहिए। पर यह बात तो इनको माननी नहीं है। एक इस प्रकार की लाइफस्टाइल वो प्रमोट कर रहे हैं एक तरफ तो, कि भाई जो भी मन में आए खाओ पियो मौज करो, मन पर नियंत्रण मत रखो, इच्छाओं पर नियंत्रण मत रखो। मन का गुलाम बनाते जा रहे हैं बच्चों को। और अगर आप मन के गुलाम बन गए तो भाई मन तो कैसे भी ना चाहेगा। और अगर ऐसे मन के इशारों पर आप नाचने वाले बंदर बन गए तो भाई फिर तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में, छोटी छोटी परेशानी में आप दुखी होंगे ही, क्योंकि आप अपने मन के साथ इतने ज़्यादा जुड़ गए हैं कि उन विचारों को आप देख तक नहीं पा रहे, उन विचारों को ही आप मैं मान रहे हैं। तो अगर आपको अपने बच्चों की सच में चिंता है ना, तो सबसे पहले तो उन्हें परिस्थितियों से भागना मत सिखाइए। उन्हें परिस्थितियों को फेस करना सिखाइए, प्रॉब्लम्स को फेस करना सिखाइए। उन्हें गिरने दीजिए, गिरकर संभलने दीजिए, उठने दीजिए खुद से। अगर उन्हें आप कमज़ोर बनाते जाएंगे, बार बार छोटी छोटी बात में बस कोई किसी ने थोड़ा सा बोल दिया तो चलो चलो यहाँ से भाग कर दूसरी जगह चले जाए, वहाँ से भाग कर तीसरी जगह चले जाए, कहाँ कहाँ तक भागोगे, किस किस से भागोगे। हाँ, आज स्टूडेंट से प्रॉब्लम है, कल किसी पड़ोसी से प्रॉब्लम होगा, कल को किसी ऑफिस के किसी हमारे कलीग से प्रॉब्लम होगा, परसों बॉस से प्रॉब्लम होगा, तरसों अपनी ही फैमिली से प्रॉब्लम होगा, पेरेंट्स से प्रॉब्लम होगा, समाज से प्रॉब्लम होगा, नाना नानी से प्रॉब्लम होगा, मौसी से प्रॉब्लम होगा। भाई प्रॉब्लम्स तो ख़त्म ही नहीं होंगे। तो भागना छोड़िए। ये जीवन कोई परियों की कहानी नहीं है, लाला लैंड नहीं है। यहाँ बोलेंगे लोग, गालियाँ देंगे, मजाक उड़ाएंगे, तंज कसेंगे, वो सब सहते हुए भी हम सम रहते हैं या नहीं, ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, लाभ हो, हानि हो, हर परिस्थिति में जो सम रहता है वो परम योगी है। ये भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं, ये हमारे शास्त्र सिखाते हैं, सम रहना, अपने विचारों के दृष्टा बनना। इसलिए अगर आप ऐसे रोतड़ूपना को ग्लोरीफाई कर रहे हैं ना, और आपको लग रहा हो कि भाई ऐसे रोतड़ूपना को ग्लोरीफाई करके हम अपने बच्चों का भला कर रहे हैं, तो नहीं, आप अपने बच्चों का भला नहीं कर रहे, आप अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं अगर ऐसे रोतड़ूपना को आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं। बच्चों में डांट पचाने की भी क्षमता होनी चाहिए, मान अपमान लाभ हानि सब कुछ पचाने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये रोतड़ूपना को ग्लोरीफाई करना मुझे सच में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुल मिलाकर सीजन 1 में भले ही कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ प्रॉब्लमेटिक बातें थी, पर फिर भी एक फील गुड एक्सपीरियंस वो एंडिंग में हमें देता है। तो अगर ये सीरीज वहीं पर समाप्त हो जाती तो बहुत बढ़िया रहता। सीजन 2 बिल्कुल ही अननेसेसरी था, अनावश्यक था। मैं सीजन 2 को दूंगा 3 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सीरीज में कुछ रोमांटिक सीन्स है, किसिंग वगैरह के, जिनमें न्यूडिटी नहीं है। इसके अलावा एक समलैंगिक रिलेशनशिप दिखाया गया है, लेस्बियन कपल दिखाया गया है, वायलेंस नहीं है सीरीज़ में, साथ में ही कुछ सीरीज़ में सेक्स आदि की ऐसी कुछ अडल्ट बातें की गई है। तो परिवार के साथ में या बच्चों के देखने जैसी तो ये सीरीज़ बिल्कुल भी नहीं है। 13+ की रेटिंग नेटफ्लिक्स पर इसे दी गई है। बाकी आपने अगर इस सीरीज़ को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल के आप मेंबर बन सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।